हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने सहारनपुर जीएस हब में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने हिमालय का वर्गीकरण किया था। पिछली क्लास के अंतर्गत क्या किया था? हमने हिमालय का वर्गीकरण किया था और उस वर्गीकरण में हमने आपको बताया था कि हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं। हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं? सबसे पहले हमने बताया था आपको, सबसे उत्तर में एक श्रेणी थी जिसको बोला था हमने ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 श्रेणियां थी। एक का नाम था काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये क्या थी? इसको तीनों श्रेणियों क्या बोलते हैं हम? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तर में काराकोरम, सबसे उत्तर में क्या था हमारा? काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर। इन तीनों को क्या कह रहे थे हम? ट्रांस हिमालय। इसके बाद जो हमारी दूसरी श्रेणी थी, जम्मू कश्मीर से लेकर नामचा बरवा तक, यानी कि नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक, नामचा बरवा तक क्या था हमारा? ये कौन सी श्रेणी थी? इसको बोल लेते हैं वरद हिमालय। क्या बोल लेते हैं? वरद हिमालय। वरद हिमालय में मैंने आपको बताया था नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में। फिर मैंने आपको उत्तराखंड की चोटी बताई थी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल, ये 4 चोटी बताई थी। और बताया था कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, यहाँ पे मैंने 4 चोटी बताई थी इस प्रकार से, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी और त्रिशूल। और नंदा देवी की मैंने आपको ऊंचाई बताई थी 7,816 किलोमीटर, यानी कि 78-16 किलोमीटर क्या थी? नंदा देवी की ऊंचाई थी, जो किस राज्य में है? हमारी उत्तराखंड में। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको नेपाल में कुछ चोटियां बताई थी इस प्रकार से, जो जैसे मसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी और एवरेस्ट। 5 चोटी मैंने बताई थी। कहाँ पर? आपको नेपाल में। जिसमें नेपाल के बारे में मैंने बताया था कि नेपाल में स्थित है एवरेस्ट, जो विश्व की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। और आपको यहीं पे ध्यान रखना है, नेपाल में एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं? देखो, एवरेस्ट के बारे में कुछ रह गया था। एवरेस्ट चोटी कहां से है? ये हमारी नेपाल में। और एक शब्द और ध्यान रखना, तिब्बत। नेपाल में इस एवरेस्ट को बोलते हैं सागर माथा। और तिब्बत में इस एवरेस्ट को बोलते हैं पर्वतों की रानी। यानी कि नेपाल में जो वहां की स्थानीय भाषा है उसके हिसाब से बोलते हैं एवरेस्ट को सागर माथा, और तिब्बत में इसको बोलते हैं पर्वतों की रानी। कितनी थी एवरेस्ट की लंबाई? 8,848.50 मीटर के लगभग के आसपास। जो क्या थी? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? एवरेस्ट। किस हिमालय में स्थित थी? हमारी वरद हिमालय। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने ट्रांस हिमालय और वरद हिमालय दोनों के बारे में क्या की थी? चर्चा की थी। और मैंने आपको बताया था कि वरद हिमालय और ट्रांस हिमालय को कौन सी रेखा अलग कर रही थी? यहाँ इस प्रकार से एक रेखा थी जिससे पता चल रहा था कि उत्तर में ट्रांस हिमालय और दक्षिण में वरद हिमालय। तो वो कौन सी रेखा थी? हमारी ITSZ। या इसको ही क्या बोलते हैं हम? हिज लाइन। क्या बोलते हैं? हिज लाइन। इतना मैंने आपको पिछली क्लास के अंतर्गत समझाया था। इसके आज आगे हम बात करते हैं अपने लघु हिमालय की, कि लघु हिमालय क्या है, कि इसमें कौन कौन सी चोटी या किस प्रकार से पाए जाते हैं। देखो, वरद हिमालय के दक्षिण में कौन सा है? हमारा लघु हिमालय। लघु हिमालय क्या है हमारा? इस प्रकार से छोटी छोटी श्रेणियों में क्या है? बिखरा हुआ है। तो लघु हिमालय क्या है हमारा? इस प्रकार से छोटी छोटी श्रेणियों में क्या है? बिखरा हुआ है। और लघु हिमालय को वरद हिमालय से अलग करने वाली संरचना कौन सी है? MCT। लघु हिमालय को वरद हिमालय से
को, लघु हिमालय को वृहद हिमालय से MCT लाइन अलग करती है। मैंने आपको बताया था कौन अलग कर रही है, MCT लाइन, जिसका मतलब क्या था, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो किसको अलग कर रही है हमारी MCT, वृहद हिमालय को लघु हिमालय से। ये जो ग्रीन कलर में मैंने आपको बनाया ना, ये ग्रीन वाला, ये क्या हमारा लघु हिमालय, ये क्या है हमारा लघु हिमालय। अब इस MCT के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किसके बारे में, MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट। सबसे पहले हम इस MCT के बारे में ही कुछ फैक्ट है कि इस MCT लाइन में क्या क्या स्थित है। तो जो हमारी कश्मीर घाटी और वूलर झील किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर राज्य में। कौन कौन सी, सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी व वूलर झील। वूलर झील स्थित है। कश्मीर घाटी व वूलर झील स्थित कहां पर है हमारी MCT में, यानी कि जो ये बीच में दोनों को अलग करने वाली रेखा है ना MCT, इनमें ही स्थित हमारी कौन सी, वूलर झील और कश्मीर घाटी। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि किस लाइन के मध्य हमारी कश्मीर घाटी या वूलर झील स्थित है, तो किसके मध्य है, MCT के मध्य। दूसरा पॉइंट यहीं से निकलता है, वूलर झील या वूलर झील भारत की सबसे ताजे पानी की, सबसे मीठी व ताजे पानी की झील है। ताजे पानी की झील है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील और ताजे पानी की झील कौन सी है, यानी कि जो वूलर झील है वो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील और सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। यदि पूछेगा भारत की तो वूलर झील है। जब मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा और उसमें सब बताऊंगा मैं कि उत्तर अमेरिका में एक झील है सुपीरिया झील, जो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी, यानी कि भारत का भूगोल। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, वूलर झील। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कश्मीर घाटी के मध्य से, कश्मीर घाटी के मध्य से झेलम नदी बहती है। अभी बताऊंगा मैं आपको कि कश्मीर घाटी कहाँ है। अभी इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो जो कश्मीर घाटी है हमारी जम्मू कश्मीर में, उसके मध्य से कौन सी नदी बहती है, झेलम नदी बहती है। क्योंकि झेलम नदी और वूलर झील किससे कहाँ, इससे कौन सी रेखा गुजरती है, हमारी MCT। और एक बात ध्यान रखना, क्योंकि हमें पता है जो हमारा जम्मू कश्मीर वाला ये वृहद और के मध्य का जो क्षेत्र है, यहाँ क्या है, वर्ष भर बर्फ पड़ती है, यानी कि शीतोष्ण क्षेत्र में, यानी कि सर्दियों के दिन में यहाँ जनवरी फरवरी में काफी मात्रा में क्या पड़ती है, बर्फ पड़ती है। तो नदियों का जल क्या होता है, बर्फ के साथ जम जाता है, जिसके कारण क्या है, नदी अपने साथ बर्फ को भी तैर कर भूमि पर लाती है। तो जब वो भूमि पर उस बर्फ को तार के लाती है तो वो जलोढ़ मिट्टी में क्या कर देती है, इसको मिला देती है। उस जलोढ़ मिट्टी में क्या, उस बर्फ को मिला देती है, जिसको कहते हैं करेबा। क्या कहते हैं, करेबा। ये करेबा क्या है, आपसे पूछा जाएगा करेबा क्या है, तो आपको बताना है कि जो केसर की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है, केसर की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी को क्या कहते हैं, करेबा। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तीसरा, चौथा पॉइंट, करेबा, इसके बारे में ध्यान रखना है। झेलम नदी के द्वारा झेलम नदी के द्वारा बहकर लाई गई, बहकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी वह
बर्फ को करेबा कहते हैं। क्या कहते हैं? करेबा कहते हैं। जो केसर की खेती के लिए उपयुक्त है, जिसमें केसर की खेती की जाती है। जिसमें केसर की खेती की जाती है। तो केसर की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? करेबा। करेबा बनती कैसे है? जो झेलम नदी है उसके द्वारा जो बर्फ और मिट्टी बहाकर लाई जाएंगी, जब ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, मिश्रण हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं? करेबा कहते हैं। और ये करेबा में क्या होता है हमारा, कि जब करेबा नाम आया तो उसमें कुछ कोई ना कोई फसल होती होगी ना, तो उसमें होती है हमारी कौन सी? केसर की फसल। क्योंकि हमें पता है केसर मात्र भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। और क्यों होता है वो आपको समझ में आ गया होगा कि जलोढ़ मिट्टी व बर्फ बहाकर लाया गया, इसलिए से क्या कहते हैं? करेबा। ये सारी की सारी चारों के चारों कंडीशन कहाँ पे होती है हमारी? एमसीटी लाइन के मध्य होती है चारों की चारों कंडीशन। इसके बाद बात करेंगे हम लघु हिमालय। ये तो थी एमसीटी। इसके बाद आएगा कौन सा हमारा? लघु हिमालय। आई होप आपको ये चारों पॉइंट समझ में आए होंगे। चारों के चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वूलर झील के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? ITSZ, MCT, MBF या HFF? तो कौन सी? MCT। झेलम नदी के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? MCT। कश्मीर घाटी के मध्य से कौन सी नदी बहती है? झेलम। झेलम नदी के द्वारा जब बर्फ बहकर लाई जाएगी और जलोढ़ मिट्टी में मिला दी जाएगी, उसे क्या कहेंगे? करेबा। और करेबा क्या है? केसर की, जिसमें केसर की खेती की जाती है। इसके बाद हमारा कौन सा हिमालय है? लघु हिमालय। देखो लघु हिमालय हमारा इस प्रकार से क्या है? बिखरा हुआ है। 4 श्रेणियों में हमारा लघु हिमालय क्या है? इस प्रकार से बिखरा हुआ है। इसे क्या बोलते हैं हम? लघु हिमालय। ये क्या है हमारा? लघु हिमालय। ये क्या है? चार श्रेणियों में क्या बिखरा हुआ है। जो उसकी ये सबसे पहली श्रेणी है, इसको बोलते हैं पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी। दूसरी को बोलते हैं हम धौलाधर श्रेणी। तीसरी को बोलते हैं हम मसूरी श्रेणी। या नाग टिब्बा श्रेणी। कौन सी श्रेणी? नाग टिब्बा। और चौथी को बोलते हैं महाभारत श्रेणी। इन चारों श्रेणी को मिलकर क्या बनता है हमारा? लघु हिमालय। इन चारों श्रेणी को मिला के हमारा क्या बनता है? लघु हिमालय। और आपसे यहीं पे पूछा जाएगा कि पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में है? तो पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में है हमारी? जम्मू कश्मीर। तो पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में हुई हमारी? जम्मू कश्मीर। दूसरी आती है धौलाधर श्रेणी। ये किस राज्य में हमारी? हिमाचल प्रदेश। और मसूरी श्रेणी या नाग टिब्बा श्रेणी किस राज्य में हमारी? उत्तराखंड। और महाभारत श्रेणी है हमारी नेपाल में। आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि महाभारत श्रेणी किस राज्य है, किस देश में है? तो किस में है? पूछ लेगा आपको धौलाधर श्रेणी किस राज्य में है? तो किस राज्य में है हमारी? धौलाधर है हमारी हिमाचल में। हमें पता है इस लघु हिमालय के उत्तर में कौन सा पर्वत है हमारा? कौन सी श्रेणी है? इसको बोलते हैं हम क्या? वरद हिमालय। वरद हिमालय। क्या बोलते हैं? वरद हिमालय। इसको ही बोलते हैं महान हिमालय। बताया था ना, महान हिमालय, सर्वोच्च हिमालय। वो क्या बोलते हैं? इस वाले हिमालय को। इसके बाद है हमारा कौन सा?
लघु हिमालय। इसके मध्य मैंने आपको बताई थी एमसीटी रेखा। आपसे पूछेगा, मैंने आपको भी पढ़ा है कश्मीर घाटी। कौन सी घाटी? कश्मीर घाटी। तो बताओ कश्मीर घाटी किन दो श्रेणियों के मध्य है? कश्मीर घाटी बताओ किस किस के मध्य है? ये धौलाधर, ये पीर पंजाल श्रेणी और ये वरद हिमालय। वरद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य कौन सी श्रेणी है? कश्मीर घाटी। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कश्मीर घाटी किन दो पर्वतों के मध्य है? घाटी इसको बोलते हैं दो पर्वतों के मध्य दसवें स्थान को। दो पर्वत हैं, एक पर्वत इस प्रकार से, एक पर्वत इस प्रकार से। इस प्रकार से दो पर्वत है हमारे। देखो, एक पर्वत ये रहा हमारा, दूसरा पर्वत हमारा ये रहा। इसके मध्य जो 10वां स्थान है, इसको क्या बोलते हैं? घाटी। तो यहाँ पे है कौन सी? कश्मीर घाटी। कौन सी घाटी है? कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी के उत्तर में कौन सा बताया मैंने आपको भी? वरद। और दक्षिण में कौन सा है? लघु। लघु हिमालय की भी कौन सी श्रेणी है? पीर पंजाल। तो कश्मीर घाटी बताओ मुझे किन किन दो के मध्य है? तो वरद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी। तो पॉइंट डालना कश्मीर घाटी। तो कश्मीर घाटी किस किस के मध्य है हमारी? वरद हिमालय, वरद हिमालय और लघु हिमालय की कौन सी श्रेणी है हमारी? लघु हिमालय की हमारी कौन सी श्रेणी है? पीर पंजाल। या तो आपको लघु हिमालय मिलेगा या मिलेगा पीर पंजाल। क्या मिलेगा? पीर पंजाल। तो कश्मीर घाटी, वरद हिमालय, लघु हिमालय या पीर पंजाल, इनके मध्य कौन सा है हमारा? कश्मीर घाटी। दूसरा आपने सुना होगा कुल्लू घाटी या कुल्लू या कांगड़ा घाटी। कुल्लू घाटी या कुल्लू या कांगड़ा घाटी। कुल्लू या कांगड़ा घाटी आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, कुल्लू घाटी या कांगड़ा घाटी। जब आप हिमाचल में जाते होंगे ना, तो आपने सुना होगा कि हम तो कुल्लू मनाली घूम रहे हैं। तो कुल्लू मनाली या कुल्लू घाटी वो किस किस के मध्य है? तो धौलाधर और वरद हिमालय। धौलाधर और वरद हिमालय की धौलाधर श्रेणी में, वरद हिमालय और लघु हिमालय की धौलाधर श्रेणी के मध्य कौन सा है हमारा? कुल्लू घाटी। और मसूरी घाटी तो मैंने आपको बता ही दिया, और नेपाल हिमालय। इसके बाद इस पीर पंजाल श्रेणी में ही हमारा एक दर्रा है, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा। दर्रे का मतलब होता है रास्ता। दर्रे का मतलब क्या होता है? रास्ता, पहाड़ों के बीच का रास्ता। देखा होगा ना आपने, पहाड़ों के बीच के रास्तों को क्या कहते हैं? दर्रा या ला या पास। पास मतलब एक जगह से दूसरी को जाना, पास कहते हैं। तो बनिहाल दर्रा किस श्रेणी में है हमारा? पीर पंजाल श्रेणी में। और इसमें ही एक सुरंग भी स्थित है जिसको बोलते हैं ज्वार सुरंग। तो ज्वार सुरंग हमारी किस श्रेणी में है? पीर पंजाल श्रेणी में। बनिहाल दर्रा और ज्वार सुरंग हमारी किस श्रेणी में है? पीर पंजाल श्रेणी में। और हमें पता है यहाँ पे क्या है, वर्ष के अधिकतर महीनों में क्या है? ठंड रहती है। ठंड का मतलब होगा शीतोष्ण। जब हम अपनी ज्योग्राफी की भाषा में बोले तो उसको बोलते हैं शीतोष्ण। उष्ण का मतलब होगा कर्क रेखा से दक्षिण में, और कर्क रेखा के उत्तर में क्या है हमारा? शीतोष्ण। तो यहाँ पे क्या है, मौसम वर्ष भर कैसा रहा है? ठंडा रहा है अधिकतर समय में। तो यहाँ से कुछ शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। शीतोष्ण घास मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान। तो कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे जो शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं गुलमर्ग और सोनमर्ग। आप जाते होंगे ना घूमने गुलमर्ग और सोनमर्ग, वहां पे आपको घास के मैदान पाए जाते हैं। तो गुलमर्ग और सोनमर्ग कहाँ की श्रेणी में हमारा? पीर पंजाल श्रेणी में। ये थी हमारी पीर पंजाल श्रेणी। और इसके बारे में ध्यान रखना, देखो ये दिशा हमारी कौन सी होगी? पश्चिम, या इसी को हम इसके हिसाब से देखें उत्तर। ऐसे एक लाइन खींच दो, सबसे उत्तर में कौन सी श्रेणी है? पीर पंजाल। और सबसे दक्षिण में? नहीं, महाभारत नहीं होगी। यदि हम इस प्रकार से
यदि हम इस प्रकार से देखें, एक लाइन इस प्रकार से खींच दे तो सबसे दक्षिण में मिलेगी धौलाधर। तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि लघु हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है, तो सबसे उत्तरी श्रेणी भी कौन सी है, तो लघु हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है, पीर पंजाल। तो आई होप आपको पीर पंजाल के बारे में इतनी बातें समझ में आई होगी। एक बार और रिवीजन कर देते हैं। पीर पंजाल और वरद हिमालय के मध्य कौन सी घाटी, कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी किन दो पर्वतों के मध्य है, वरद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी। इसके बाद बनियाल दर्रा कहाँ पे हमारा, पीर पंजाल श्रेणी में है, जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जब दर्रे वाला चैप्टर आएगा मैं बताऊंगा कि बनियाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। फिर ज्वार सुरंग भी कहाँ से है हमारी, जब हम वैष्णो देवी जाते हैं ना तो उस ज्वार सुरंग से होकर जाते हैं, तो ज्वार सुरंग भी हमारी पीर पंजाल श्रेणी में है। और यहाँ पे घास के मैदान भी पाए जाते हैं, जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग। इसके बाद आपसे पूछेगा कि लघु हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी तो कौन सी है हमारी, पीर पंजाल। दूसरी श्रेणी आती है हमारी धौलाधर श्रेणी। कौन सी श्रेणी आती है, धौलाधर श्रेणी। आपसे पूछेगा कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है हमारी, शिमला। तो शिमला किस पर्वत पर स्थित है या किस श्रेणी में स्थित है, तो हिमाचल की राजधानी है शिमला। तो शिमला किस श्रेणी पर स्थित है, धौलाधर श्रेणी पर ही है। यहीं पे कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी या लाहौल स्पीति, क्या यहाँ इसमें इन दो के मध्य कौन कौन सी घाटी है, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी या लाहौल स्पीति, इसमें स्थित है। और यहाँ बहुत सारे घूमने के स्थल भी हैं, जैसे शिमला, जैसे धर्मशाला, जैसे डलहौजी नगर, जैसे तुम्हारा शिमला होगा, धर्मशाला, डलहौजी नगर, और हमारा बहुत सारे घूमने के स्थल है जो किस श्रेणी पर है, धौलाधर श्रेणी पर है। इसके बारे में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, लघु हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी, लघु हिमालय की दक्षिणी श्रेणी कौन सी है, लघु हिमालय की दक्षिणी श्रेणी भी हमारी कौन सी है, धौलाधर है। ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लघु हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी, कश्मीर घाटी किन दो पर्वतों के मध्य है, कुल्लू कांगड़ी घाटी किन दो पर्वतों के मध्य है, सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है और सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी है। उसके बाद आती है हमारी उत्तराखंड में कौन सी है, मसूरी श्रेणी है, नाग टिब्बा की, नाग टिब्बा श्रेणी। यहीं पे ही उत्तराखंड में भी दो शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे बोलते हैं बुगियाल और पियाल, पियाल और बुगियाल। बुगियाल और पियाल ये दो घास के मैदान कहां पे पाए जाते हैं हमारे उत्तराखंड में। कैसे घास के मैदान है ये, ठंडे घास के मैदान। ठंडे घास के मैदान को क्या बोलते हैं हम, शीतोष्ण। ये कैसे घास के मैदान है, शीतोष्ण घास के मैदान। तो ये था हमारा लघु हिमालय। लघु हिमालय के बारे में आप इतनी बात याद रखेंगे तो एग्जाम में इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, यहीं से डायरेक्ट निकल जाएगा कि हिमालय की किस श्रेणी में महाभारत श्रेणी स्थित है, तो किस श्रेणी में है, लघु हिमालय में। लघु हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी धौलाधर श्रेणी है, और लघु हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है हमारी, पीर पंजाल श्रेणी है हमारी। और इसके बाद हमारा जो सबसे अगला हिमालय आता है वो कौन सा है हमारा, शिवालिक हिमालय। इससे अगला हिमालय कौन सा है हमारा, शिवालिक हिमालय। देखो यहां पे आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ये कौन सा है हमारा, शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय है हमारा, शिवालिक हिमालय। अब हम शिवालिक हिमालय के बारे में बात करेंगे।
शिवालिक हिमालय। मैंने आपको बताया था कि लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करने वाली रेखा कौन सी है, यानी कि ये क्या है, लघु हिमालय है और ये क्या है, शिवालिक हिमालय। इनको अलग करने वाली रेखा कौन सी है, MBF। तो यहाँ पे इनके मध्य कौन सी रेखा है हमारी, ये इस प्रकार से जो दोनों को अलग करती है, MBF, मेन बाउंड्री फोर्स। तो शिवालिक हिमालय को लघु हिमालय से अलग करने वाली रेखा कौन सी है, MBF, मेन बाउंड्री फोर्स है। उसके बाद बात करते हैं हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी कौन सी है। देखो सबसे पहले ट्रोंस हिमालय का निर्माण हुआ, उसके बाद कौन से का हुआ, वरद का हुआ, और उसके बाद लघु हिमालय का निर्माण हुआ, उसके बाद शिवालिक का निर्माण हुआ। तो हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी कौन सी है, सबसे पहला पॉइंट निकलता है हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी, हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी कौन सी है हमारी, शिवालिक हिमालय। ये क्या है, हिमालय की सबसे नई श्रेणी है, हिमालय की क्या है, सबसे नई श्रेणी है। दूसरा पॉइंट पूछता है एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे, दूसरा जो डायरेक्ट आपसे पूछता है हमारा, वो पूछता है हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है। तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है हमारी, हिमालय की सबसे बाहर में कौन सी श्रेणी है हमारी, शिवालिक हिमालय। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी या हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी, बाहरी को ही बोल सकते हैं हम, दक्षिणी श्रेणी कौन सी है हमारी, शिवालिक श्रेणी है। इस शिवालिक श्रेणी में आपको ध्यान रखना है, इसमें ही दून और द्वार घाटी स्थित है, दून और द्वार घाटी स्थित है। कौन कौन सी घाटी स्थित है, और दून व द्वार घाटी स्थित है। दून का मतलब हो गया देहरादून और द्वार का मतलब हो गया हरिद्वार, यानी कि देहरादून की घाटी जो देहरादून में पहाड़ी पाई जाएंगी और जो हरिद्वार में पहाड़ी पाई जाएंगी। ये किस श्रेणी में है हमारी, शिवालिक श्रेणी में। जैसे देहरादून, हरिद्वार, यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे पहाड़ी पाई जाती हैं जिनकी ऊंचाई 800 से 1000 के मध्य होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, पहाड़ी। वह पहाड़ी किस श्रेणी में पाई जा रही है हमारी, शिवालिक में। तो शिवालिक में ही कौन सी घाटी स्थित है, दून घाटी व द्वार घाटी। इसके बाद देखो सबसे पहले निर्माण हुआ होगा, देखो एक चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले निर्माण हुआ होगा ट्रोंस हिमालय। ये कौन सा हिमालय है, ट्रोंस। ट्रोंस के बाद कौन सा हिमालय का निर्माण हुआ, वरद हिमालय। वरद हिमालय के बाद कौन से का निर्माण हुआ, लघु। लघु के बाद शिवालिक। अब बताओ सबसे बाहर की श्रेणी कौन सी है और सबसे आंतरिक श्रेणी, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है या सबसे दक्षिण में कौन सी है, क्योंकि ये दिशा उत्तर होगी, ये दिशा होगी कौन सी, सबसे उत्तर में कौन सी होगी, सबसे दक्षिण में शिवालिक। तो हिमालय की आपसे पूछेगा हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी ट्रोंस हिमालय और सबसे दक्षिणी श्रेणी, देखो सबसे पहले आप ट्रोंस में जाओगे, फिर वरद में, फिर लघु में, फिर शिवालिक में। तो आपसे इतना ही पूछा जाएगा कि हिमालय की सबसे आंतरिक श्रेणी या सबसे बाहरी श्रेणी। आंतरिक पूछेगा तो ट्रोंस और बाहरी पूछेगा तो शिवालिक। ये था हमारा हिमालय के बारे में। हमें पता है हमारा हिमालय क्या है, पूर्व में नामचा पर्वत पे जाने के बाद दक्षिण की ओर क्या होता है, मुड़ जाता है, जिसको कहते हैं आराकान योमा पर्वत, जिसको म्यांमार में किस नाम से जाना जाता है, आराकान योमा पर्वत। कहाँ पे हमारा, म्यांमार में। इसका ही पार्ट है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, ये हमारा हिमालय का ही भाग है। जो भाग पानी में नहीं डूब पाया उस पे तो हमारे अंडमान निकोबार है, और कुछ भाग हमारा क्या पानी में डूब गया, जिसके कारण अंडमान निकोबार द्वीपों में क्या बटा हुआ है। तो ध्यान रखना हिमालय का दूसरा नाम क्या है,
अराकान योमा पर्वत। और अफगानिस्तान में इसको जाना जाता है हिंदू कुश पर्वत के नाम से। हिमालय पर्वत के बहुत सारे नाम हैं। अब म्यांमार में इसको अराकान योमा पर्वत, अफगानिस्तान में इसको हिंदू कुश पर्वत, और पाकिस्तान में इसको सुलेमान पर्वत के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये यहाँ पे जाके दक्षिण की ओर मुड़ गया, तो पूर्वोत्तर भारत में भी तो हिमालय का कुछ ना कुछ निर्माण होगा। तो हम बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत की। क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में भी कुछ पहाड़ियां पाई जाती हैं हमारी। कहाँ पे? जो हमारा पूर्व उत्तर का भाग है ना, यहाँ पे भी बहुत सारी क्या हमारी पहाड़ी पाई जाती हैं। हमें पता है ये राज्य कौन सा है हमारा, अरुणाचल प्रदेश। टॉपिक डालना उत्तर पूर्व भारत, पूर्व उत्तर भारत की पहाड़ी, पूर्व उत्तर भारत की पहाड़ी। अगली हेडिंग है हमारी पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ी। देखो ये राज्य है हमारा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। यहां पे भी कुछ पहाड़ी पाई जाती हैं, जैसे इसका नाम है डफला पहाड़ी, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। तो बताओ डफला पहाड़ी, मिरी पहाड़ी, डफला पहाड़ी, मिरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी और मिसमी पहाड़ी, ये किस राज्य में है? हमारी अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ पे इस इन्हीं नामों की क्या है? जनजाति है। जनजातियों के नाम पर ही क्या कर दिया? इन पहाड़ियों का नामकरण कर दिया। तो बताओ डफला जनजाति कहाँ पर है? हमारी अरुणाचल प्रदेश में। और डफला पहाड़ी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। मिरी पहाड़ी कहाँ से है? हमारी अरुणाचल प्रदेश में। और मिरी जनजाति भी अरुणाचल प्रदेश में। अबोर पहाड़ी भी अरुणाचल प्रदेश में है। और मिसमी की पहाड़ी भी कहाँ से है? हमारी अरुणाचल प्रदेश में है। यहीं पे अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण में है हमारा नागालैंड। तो इन दोनों की सीमा पर अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दोनों की सीमा पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है पटकई बम, पटकई बम बुम की पहाड़ी, पुटकई बुम की पहाड़ी। ये कहां से? हमारी अरुणाचल प्रदेश प्लस नागालैंड। आपसे पूछेगा कि पुटकई बुम की पहाड़ी कहां से है, या तो आपको अरुणाचल प्रदेश में देगा या नागालैंड में। यदि दोनों दिया तो दोनों पे लगाना, बाकी एक देगा तो कोई सी एक पे लगा देना। तो डफला, मिरी, अबोर, मिसमी और पुटकई बम या पटकई बम की पहाड़ी कहां से है? हमारी अरुणाचल प्रदेश में। और नागालैंड में है हमारी नाग पहाड़ी। नाग पहाड़ी कहां से? हमारी नागालैंड में। नागालैंड के दक्षिण में है हमारे मणिपुर। कौन सा राज्य है? मणिपुर। मणिपुर में है मणि पहाड़ी। तो मणि पहाड़ी कहां से है? हमारी मणिपुर में। मेजो पहाड़ी मणिपुर के दक्षिण में है मिजोरम। मिजो पहाड़ी कहां से है? हमारी मिजोरम में। और यहां पे पड़ता है हमारा असम। कौन सा राज्य है? असम। असम में दो पहाड़ी है हमारी, मिकिर की पहाड़ी और रेगमा की पहाड़ी। तो मिकिर की पहाड़ी और रेगमा की पहाड़ी हमारी किस राज्य में है? इतना ही पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से बताओ किस निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है या कौन सी अरुणाचल प्रदेश में। तो मिकिर की पहाड़ी और रेगमा की पहाड़ी किस राज्य में है? असम में है। डफला, मिरी, अबोर, मिसमी और पुटकईबुम किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। नाग की पहाड़ी नागालैंड, मणिपुर मणि पहाड़ी मणिपुर, मेजो पहाड़ी मिजोरम और मिरी रेगमा असम।
असम के दक्षिण में एक राज्य है जिसका नाम है, ये हिमालय का भाग नहीं, ये सारी पहाड़ी तो किसकी है, हिमालय की पहाड़ी है, लेकिन यहीं पे एक राज्य है मेघालय। मेघालय में एक पठार है शिलोंग का पठार। कौन सा पठार है, शिलोंग का पठार। इस शिलोंग के पठार पर 3 पहाड़ियां पाई जाती है। इस शिलोंग, ये क्या है हमारा, शिलोंग का पठार किस राज्य में हमारा, मेघालय। मेघालय की राजधानी भी क्या है, शिलोंग। तो शिलोंग का पठार किस राज्य में, मेघालय में। ये प्रायद्वीप भारत का हिस्सा है। ये सारी तो क्या है, हिमालय का पार्ट है, लेकिन ये जो, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है, आकृति है, वो किससे मिलती है, प्रायद्वीप भारत से, इसलिए इसको क्या मानते हैं, प्रायद्वीप भारत का पार्ट। लेकिन जब हम पूर्वोत्तर भारत पढ़ रहे हैं तो साथ में हम इसको भी कवर कर ले। तो ये शिलोंग के पठार पर 3 पहाड़ी हैं। कौन कौन सी, एक का नाम है गारो पहाड़ी, दूसरी है खासी, तीसरी है जयंतिया। सुना होगा आपने, गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी और जयंतिया पहाड़ी। इन तीनों पहाड़ियों को मिलाकर क्या बनता है हमारा, शिलोंग का पठार। किस राज्य में है हमारा, मेघालय में। यदि आपसे इन पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम पूछ लिया तो आपको ध्यान रखना, ये दिशा हमारी पश्चिम है और ये दिशा हमारी पूर्व है। तो पश्चिम में कौन सी पहाड़ी, गारो, खासी और जयंतिया। या पूर्व से पश्चिम की ओर पूछे, जयंतिया, खासी और गारो। इस गारो पहाड़ी पर एक चोटी स्थित है हमारी जिसका नाम है नोकरेक। नोकरेक। यदि आपसे पूछ लिया कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी है हमारी नोकरेक, जो किन पहाड़ियों पर स्थित है, गारो पहाड़ियों पर स्थित है, क्या, नोकरेक, जो पूर्वोत्तर भारत की क्या सबसे ऊंची चोटी है। यहीं पे ही, ये तो हो गया गारो के बारे में। अब देखो खासी के बारे में। यहीं पे एक जगह पड़ती है मानसिन राम, मानसिन राम, या आपको ध्यान रखना चेरापूंजी। चेरापूंजी या मानसिन राम, ये क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। खासी पहाड़ी पर, खासी पहाड़ी पर एक जगह है मानसिन राम या चेरापूंजी। यहां विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहां होती है हमारी, किन पहाड़ियों पर होती है, पहले तो ये बताओ। खासी पहाड़ियों पर। खासी पहाड़ियों पर वो कौन सी जगह है जहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है, चेरापूंजी या मानसिन राम। लगभग 1134 सेंटीमीटर के आसपास क्या वर्षा होती है, 1134 सेंटीमीटर। उत्तर भारत में तो 150 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, उसमें ही बाढ़ आ जाती है हमारी। लेकिन यहां देखो कितनी वर्षा हो रही है, 1134 सेंटीमीटर। क्या कारण है कि ये इतनी वर्षा झेल पाता है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, वर्षा हुई, पहाड़ पर पड़ी और सारा पानी नीचे, क्योंकि इसके बाद है बंगाल की खाड़ी, सारा पानी कहाँ चला जाता है, बंगाल की खाड़ी में। तो विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा किस पहाड़ी पर होती है, खासी पहाड़ी पर। कौन सी जगह होती है, चेरापूंजी या मानसिन राम में विश्व की क्या होती है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी नोकरेक, ठीक है। और गारो, खासी, जयंतिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है, मेघालय में, शिलोंग के पठार पर क्या करती है, निवास करती है। और इनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है, एक शब्द देता है एग्जामिनर, झूम क्या है, झूम क्या है। आपको डायरेक्ट दे देगा कि झूम क्या है, तो मैं आपको बताऊं, समझाऊं कि झूम क्या है। देखो, पूर्वोत्तर भारत में ये जनजाति है, ये क्या करते हैं, कुछ समय यहाँ पे निवास करते हैं, कुछ समय यहाँ पे निवास करते हैं। तो जब ये यहाँ पे निवास करेंगे, इनका मुख्य व्यवसाय हो क्या, कृषि करना।
तो कभी ये यहाँ पे निवास करेंगे तो यहाँ पे कृषि करेंगे, जब ये यहाँ पे आ जाएंगे तो क्या करेंगे, ये यहाँ पे निवास करेंगे। तो जनजातियों के द्वारा स्थानांतरित कृषि को ही क्या कहते हैं, हम झूम कहते हैं। जनजाति के द्वारा जनजातियों के द्वारा स्थानांतरित कृषि को झूम कहते हैं, झूम कृषि। आपसे डायरेक्ट पूछेगा झूम क्या है, तो जनजातियों के द्वारा स्थानांतरित की गई कृषि को क्या कहते हैं, झूम कृषि कहते थे। यह था हमारा उत्तर का पर्वत का मैदान, नहीं उत्तर का पर्वतीय भाग। इसके अंतर्गत हमने हिमालय पर्वत पढ़ा, हिमालय का वर्गीकरण किया हमने, और बहुत सारी श्रेणियां के बारे में हमने अध्ययन किया। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा प्रायद्वीपीय भारत, यानी कि प्रायद्वीप के भारत में हम बताएंगे कौन कौन सा पठार, कौन कौन सा पर्वत आ रहा। अगली क्लास के अंतर्गत हम उन सारी चीजों के ऊपर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने मित्र को भी शेयर करना, यानी कि जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी क्या करना, शेयर करना, जिससे उनको भी थोड़े से ज्ञान की प्राप्ति हो। और उनको बोलना चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।